हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं, वॉइस अकाउंट। और ये हमारा एडवांस अकाउंट का टॉपिक है जो कि पीजी में कवर करवाया जाता है। पीजी थर्ड सेमेस्टर में कवर करवाया जाता है, किसी किसी जगह पे एमबीए में भी कवर करवाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वॉइस अकाउंट। कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा, समझ गया। और मैं धीरे धीरे पूरा वीडियो विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। वॉइस अकाउंट का भी अपलोड करूंगा और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी अपलोड करूंगा और इन्फ्लेशन अकाउंट का भी अपलोड करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला भविष्य में सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, तो समय को गंवाए बगैर हम स्टार्ट करते हैं वॉइस अकाउंट। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वॉइस अकाउंट होता क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग है वॉइस अकाउंट। तो देखिएगा, वॉइस अकाउंट कौन बनाता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि वॉइस अकाउंट जो जरूरी पड़ता है उस शिपिंग कंपनी को, किसको पड़ता है जरूरी, तो शिपिंग कंपनी को। और शिपिंग कंपनी को क्यों जरूरी पड़ता है बाबू वॉइस अकाउंट बनाने का, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, कोई भी अकाउंट बनता है, किसी भी अकाउंट को बनाते हैं तो अकाउंट बनाया ही जाता है किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वॉइस अकाउंट पढ़ रहे हैं। वॉइस अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे कि शिपिंग कंपनी को एक पार्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकुलर यात्रा में, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया से माल भेजा जा रहा है। सपोज करो कि चाइना भेजा जा रहा है, चाइना। तो इंडिया से जो शिप शिप के ऊपर माल लोड करके चाइना जो भेजा जा रहा है, तो ध्यान देंगे बेटे, यहां से यहां तक जाने में इसको कितना एक्सपेंस लगा होगा। किसको, ये जो सीप है, ये जो सीप है, इस सीप को इंडिया से चाइना जाने में कितना एक्सपेंस लगा होगा और साथ साथ कितना इनकम आया होगा। कितना एक्सपेंस लगा होगा और कितना इनकम आया होगा, इस दोनों को मैच करके हम बनाते हैं, इस दोनों को मैच करके हम बनाते हैं वॉइस अकाउंट। इन दोनों को मैच करके हम बनाते हैं बाबू वॉइस अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा सर, वॉइस अकाउंट के अंदर क्या होता है। तो देखिए, बेसिक बात क्या है कि किसी भी यात्रा को कंप्लीट करने में क्या इनकम आया, क्या एक्सपेंस आया, इन सारे चीज को जानकारी रखने के लिए हम बनाते हैं वॉइस अकाउंट। और जैसे अगर हम इनकम इनकम में से एक्सपेंस को घटाएंगे तो निकल के क्या आएगा, प्रॉफिट। तो मान लीजिए आज ये शिप कंपनी जो है, ये जो शिपिंग कंपनी है, सपोज करो इंडियन कोई शिपिंग कंपनी है। ये शिपिंग कंपनी सामान लेके चाइना जाता है और चाइना जाता है तो इसको कितना इनकम होता है और कितना एक्सपेंस होता है चाइना जाने में सामान लेके, इन दोनों को मैच करेंगे। मैच करने के बाद जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आएगा। समझ में आया। तो एक पार्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर जर्नी से एक पार्टिकुलर जर्नी से जो शिपिंग कंपनी की इनकम होती है, इनकम ऑफ शिपिंग कंपनी। तो देखिएगा, एक पार्टिकुलर जर्नी से शिपिंग कंपनी की जो इनकम होती है, इन इनकम को जानने के लिए और साथ साथ एक्सपेंस को जानने के लिए और इन इनकम और एक्सपेंस के सहारे प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉइस अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बाबू, हमें वॉइस अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। तो अब देखेंगे डेफिनेशन। टू नो द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ मेड इन बिजनेस।
कोई भी मेरिन बिजनेस है, कोई भी शिपिंग कंपनी है बाबू, तो इनका फिनेंशियल रिजल्ट क्या है? फिनेंशियल रिजल्ट का मतलब कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इस बात की जानकारी लगाने के लिए हम लोग वॉइस अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली लॉस नहीं होता है, समझ गया ना, 99% प्रॉफिट ही होता है। प्रिपेयर वॉइस अकाउंट, इसी के लिए हम लोग वॉइस अकाउंट बनाते हैं। फिर ध्यान देंगे, वॉइस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द प्रॉफिट एंड लॉस। तो वॉइस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए वॉइस अकाउंट बनाया जाता है किसी पार्टिकुलर जर्नी। सपोज कीजिए कि इंडिया से लेके चाइना अगर गया है माल, तो इस पार्टिकुलर जर्नी को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वॉइस अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, इट इज मेड बाय ईच शिप फॉर इट्स इच स्पेसिफाइड वॉइस। वही पार्टिकुलर जगह, जैसे कि पार्टिकुलर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इंडिया से चाइना जो जाता है जहाज, तो इसको क्या कहेंगे? एक पार्टिकुलर वॉइस कहेंगे। तो इसी वॉइस से कितना इनकम आया है, इसी को जानने के लिए वॉइस अकाउंट बनाया जाता है। शिपिंग कंपनी प्रिपेयर वॉइस अकाउंट पीरियोडिकली ऑल्सो। ये पीरियोडिकली भी बनाया जा सकता है, जैसे कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे। हाँ, शिपिंग कंपनी कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। शिपिंग कंपनी का काम क्या होता है बाबू? तो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। मान लेते हैं कि हम चेन्नई से किसी भी चीज को भेजते हैं, तो सपोज करो हम चेन्नई से किसी सामान को भेजें, चेन्नई टू चाइना। तो ध्यान दीजिएगा, सम कंपनीज कैरीज पैसेंजर ऑल्सो इन एडिशन टू गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखिए, कुछ कंपनी जो होती है, कुछ शिपिंग कंपनी ऐसी भी होती हैं जो गुड्स के साथ साथ पैसेंजर को भी कैरी करती हैं। तो इनसे भी इनकम जनरेट होता है, साथ साथ गुड्स के फ्राइट से जो आता है उनसे भी इनकम जनरेट होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि वॉइस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों है बेटे नॉमिनल अकाउंट? तो ध्यान से देखोगे तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है? तो देखो, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली हम जो दिखाते हैं, इनकम को दिखाते हैं और साथ साथ एक्सपेंसेस को शो करते हैं। एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो वॉइस अकाउंटिंग में भी हमें क्या करना है? इनकम को शो करना है कि उस शिपिंग कंपनी को एक पार्टिकुलर जर्नी से कितना इनकम हुआ है, और साथ साथ उस इनकम को कमाने में कितना खर्चा करना पड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस को दिखाते हैं। इसीलिए ये क्या है? वॉइस अकाउंट का नेचर क्या, कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। समझ गए ना? तो जब भी वॉइस अकाउंट बनेगा, फॉर्मेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिएगा, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट करो एक्सपेंसेस को, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या कोई लॉसेस होंगे उसको डेबिट करो, और क्रेडिट करो इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। हाँ, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस अकाउंट जब बनेगा तो उसके डेबिट साइड में क्या बनेगा बाबू? डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे? एक्सपेंसेस और लॉस को दिखाएंगे, क्योंकि ये बेस्ड है नॉमिनल अकाउंट पे। और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन को दिखाएंगे। समझ में आया? तो यही वॉइस अकाउंट का कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब एक एक आइटम समझते हैं, वॉइस अकाउंट में डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। देखो, सबसे पहला आइटम, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बेटे कि आइटम आइटम्स टू बी डेबिटेड। तो ध्यान से देखिएगा, डेबिटेड किस किस को करना है, कौन कौन से खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है सबको डेबिट करना है। हाँ, तो देख लेते हैं, पहला जो है वो है बंकर कॉस्ट।
बंकर कॉस्ट। बेटे ये बंकर कॉस्ट क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे, बंकर कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे जहाज एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उन्हें जो खर्चा करना पड़ता है, जो स्टोर करके रखते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, तो देखेंगे एक्सेट्रा। अब डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, फ्रेश वाटर है, एक्सेट्रा। तो बेटे ये सब स्टॉक करके चलता है जहाज, क्योंकि कहीं भी अगर निकलता है यात्रा पे, तो सपोज करो अगर यात्रा दूर है तो डीजल, पेट्रोल, कोल, फ्रेश वाटर होता है कि जहाज पे जो भी लोग रहते हैं उनके पीने के लिए जो पानी का बंदोबस्त करके चलता है, उसे हम लोग कहते हैं बंकर कॉस्ट। समझ गए ना, बंकर कॉस्ट कहते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग आर्मी वगैरह में सुनते होंगे, इस वर्ड का ज्यादा यूज होता है बंकर कॉस्ट का, क्योंकि आर्मी सब कहीं पे जो डेरा डालता है, युद्ध के टाइम पे डेरा डालता है, तो वहां पे उनको खाने पीने, रहने का, वाटर का, मेडिसिन का, एक्सेट्रा, इन लोगों का खर्चा जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बंकर कॉस्ट, तो वहीं से ये वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं बंकर कॉस्ट। समझ गए? ये जहाज के ऊपर खर्चा किया जाता है, डीजल, पेट्रोल, कोल, फ्रेश वाटर, इन सब चीजों के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसी को कहते हैं बंकर कॉस्ट। अब देखेंगे दूसरा, पोर्ट चार्ज। अब ये पोर्ट चार्ज क्या होता है? तो देखिएगा, पोर्ट एक ऐसा जगह होता है जहां पे, देखिएगा, पोर्ट चार्ज इज पेड, पोर्ट चार्ज इज पेड, ध्यान से देखेंगे, पोर्ट चार्ज इज पेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड पार्किंग। तो देखिए, पोर्ट चार्ज जो पेड किया जाता है, पोर्ट एक ऐसा जगह होता है जिसको बंदरगाह कहते हैं। देखिए ये जैसे पोर्ट है, पोर्ट पे बड़ा बड़ा बेटे क्रेन लगा होता है, समझ गए, बड़े बड़े क्रेन लगे होंगे। हाँ, जहां पे जहाज, सपोज करो कि ये है आपका शिप, ये शिप है, तो शिप के ऊपर जो माल वाल लोड किया जाता है, क्रेन लगा होता है, यहाँ पे क्या होगा, क्रेन होगा, बड़े बड़े इक्विपमेंट होंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होंगे यहाँ पे। तो समझे, तो पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाज को लोडिंग और अनलोडिंग करने का जो चार्ज पेड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्ट चार्ज। और पोर्ट का मतलब ये भी होता है कि जहां पे जहाज को पार्किंग करके रखा जाता है, वहां पे जो लोडिंग अनलोडिंग चार्ज लगता है उसे बोलते हैं पोर्ट चार्ज। तीसरा होता है, जैसे तीसरा देखेंगे हम, आरवार्ड चार्ज। अब ये क्या होता है देखिएगा, आरवार्ड चार्ज क्या होता है, तो गौर से देखिएगा, ये भी होता है पार्किंग का ही चार्ज होता है, ये भी होता है पार्किंग चार्ज, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। मान लो कि पोर्ट चार्ज कहां पे होगा, यहां देखिए, जैसे जहाज बेटे चेन्नई में, जहाज चेन्नई से चलना प्रारंभ किया, चेन्नई से चलना प्रारंभ किया और कहां जाएगा, मान लेते हैं चाइना जाएगा, या ऐसा करते हैं बैंकॉक मान लेते हैं। सपोज कीजिए बैंकॉक जाएगा। अब चेन्नई, चेन्नई में जो जहाज को लोडिंग किया जाएगा, यहां पे जो जहाज को लोडिंग किया जाएगा, तो यहां बीच समुद्र में जाके तो लोडिंग नहीं किया जाएगा, एक जगह होगा जहां पे शिप खड़ा किया जाएगा
और इस शिप को क्या किया जाएगा, बड़े बड़े मशीन क्रेन उरेन के माध्यम से क्या किया जाएगा, इस शिप को लोड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज हम पे करेंगे उसको क्या बोलेंगे बाबू, पोर्ट चार्ज, पोर्ट चार्ज। और यहाँ जो उतारने का भी जो खर्चा होगा, यहाँ पे जो जहाज है, यहाँ पे भी जो उतारने का खर्चा होगा, इस जहाज से जो माल उतारा जाएगा, तो ये भी किसी न किसी पोर्ट पे ही जाके खड़ा किया जाएगा, तो इसको भी बोलेंगे पोर्ट चार्ज। लेकिन ये बीच में, सपोज करो चेन्नई से बैंकॉक जाते टाइम पे बीच में कोई ऐसा परेशानी या परिस्थिति आता है जो जहाज को पार्किंग करना पड़ता है, बीच में कहीं पे जहाज को पार्किंग करना पड़ जाएगा। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह होते हैं जहां पे पार्किंग की सुविधा रहती है। मान लीजिए अगर ज्यादा तेज अगर टाइड है और कभी कभी होता है फ्यूल खत्म हो गया, कभी कभी वाटर खत्म हो जाता है, तो बीच में पार्किंग का एक जगह बनाया रहता है, समुद्र में बीच बीच में पार्किंग का एक जगह रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे क्रेन वगैरह मशीनरी वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं रहता। बस यहाँ क्या रहता है कि आप सीप को, यहाँ पे सीप को जाके आप खड़ा कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, सीप को यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू हार्बर चार्ज, इसको बोलते हैं हार्बर चार्ज। तो क्लियर है ना, जहां पे आपका शिप लोड होता है अनलोड होता है, उन पोर्ट को हम लोग कहते हैं पोर्ट चार्ज। और बीच में कभी किसी परिस्थिति बस जहाज चलते 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 हो सकता है कि खराब हो गया या कुछ ऐसा रीजन है जो जहाज को हेवी ट्रैफिक के कारण रोकना पड़ रहा है, समुद्र में अगर हेवी ट्रैफिक है तो बीच में कहीं पे पार्किंग करना पड़ रहा है, तो उन सब जगहों को हम बोलते हैं हार्बर चार्ज। चलिए देखते हैं आगे फिर तीस तीसरा देखते हैं, सॉरी चौथा देखते हैं, डेप्रिसिएशन। एक मिनट, तो देखो बाबू, चौथा है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉलिंग डाउन द वैल्यू, फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ शिप, फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ शिप। और ये होता है स्टैंडिंग चार्ज, इसको हम लोग स्टैंडिंग चार्ज के अंदर रखते हैं, स्टैंडिंग चार्ज, समझ गए। डेप्रिसिएशन कौन सा होता है बाबू, स्टैंडिंग चार्ज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा तो क्या पर एनम पूरे साल का लगेगा। एक चीज बताइए, हमारा ईयर जो चालू होता है, मान लो 1 अप्रैल 2015 और ये फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2016 में जाके। अब मान लेते हैं बेटे कि कोई यात्रा यहां से प्रारंभ हुआ 30 सितंबर 30 सितंबर 2015 से, और इस यात्रा को कंप्लीट होने में लगता है, ध्यान दीजिएगा, मार्च अप्रैल मई, मान लेते 1 मई 2016। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक की डेप्रिसिएशन का नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन। कोई जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक हो, जैसे हम लोग फिनेंशियल अकाउंट्स में करते थे कि कितना डेप्रिसिएशन लगा बाबू पर एनम निकालिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहां केवल जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा वो काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यात्रा प्रारंभ होने के तिथि से लेके यात्रा खत्म होने के तिथि तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है बस यही काउंट होगा। यानी यात्रा प्रारंभ होने से लेके यात्रा खत्म होने तक। यानी अगर हम बात करें तो जर्नी स्टार्ट से लेके और जर्नी
एंड तक जितना दिन जहाज चला है, सपोज करो कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 8 मंथ मान लेते हैं, 8 महीना अगर यात्रा कंप्लीट करने में लगा तो 8 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कोई दिक्कत? तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बाबू? देखिएगा, डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे, जो भी कॉस्ट होगा उसमें से ध्यान दीजिएगा 12/8 मंथ, अगर 8 महीना यात्रा कंप्लीट होने में लगा तो 8 और डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन का सपोज करो जितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बट्टा 100, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। तो समझ में आ गया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ शिप। शिप जो चलता है तो उसमें घिसावट आती है और उस घिसावट की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट देखेंगे बाबू, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस में देखेंगे, इंश्योरेंस तो एक तो इंश्योरेंस होता है, देखिए एक तो होता है जो शिप के लिए किया जाता है, जो जहाज हमारा पानी में चल रहा है उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है, और एक इंश्योरेंस रहता है कि जो भी कार्गो है, जहाज के ऊपर जो भी कार्गो है, जहाज के ऊपर जो माल लदा होता है उसको कार्गो बोलते हैं। तो एक इंश्योरेंस होता है कार्गो का, समझ गए? कोई दिक्कत? एक इंश्योरेंस तो हम शिप का करवाते हैं और दूसरा इंश्योरेंस हम करवाते हैं कार्गो का। तो ध्यान देंगे, अब कार्गो के लिए जो भी इंश्योरेंस होता है, तो कार्गो के लिए जो भी इंश्योरेंस होता है, तो देखेंगे हॉल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, whole amount of insurance are debited to the voyage account। तो कार्गो के लिए बाबू जो भी इंश्योरेंस करवाइएगा ना, उसका पूरा जितने का इंश्योरेंस है वो पूरे अमाउंट को डेबिट कर देना है, कहां? वॉयज अकाउंट में जाके। और शिप के लिए जो होगा, शिप का जो इंश्योरेंस होता है, तो ओनली proportionately amount debited to the voyage account। प्रोपोर्शनेटली अमाउंट का मतलब क्या है कि जितना टाइम, सपोज कीजिए एक वॉयज कंप्लीट करने में, एक वॉयज मतलब एक यात्रा को पूरा करने में जितना टाइम लगा है, मान लेते यहां 8 महीना लगा है, यात्रा प्रारंभ करने से यात्रा एंड करने तक की तिथि में जितना भी टाइम लगा है, बस उतने दिन का ही शिप के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। समझ गए? सॉरी, इंश्योरेंस उतने दिन का ही चार्ज होगा, बस वॉयज को करने में, वॉयज को पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है उतने दिन का, यानी उतने ही प्रोपोर्शन का इंश्योरेंस चार्ज होगा शिप के ऊपर। लेकिन कार्गो के लिए जितना भी अमाउंट पे किया गया है इंश्योरेंस का, वो पूरा का पूरा होगा। मान लेते हैं, अब देख लेते हैं शिप के लिए अगर किया जाए तो, मान लो कि शिप के लिए 50,000 का इंश्योरेंस हम करवाए हैं पर एनम। इंश्योरेंस जो पे कर रहे हैं बाबू पर एनम ₹50,000, और मान लेते हैं कि केवल 5 महीना लगा है इसको यात्रा कंप्लीट करने में, तो अब शिप के ऊपर कितना अमाउंट डेबिट किया जाए इंश्योरेंस के रूप में? तो देखिए 50,000 इंटू मान लेते हैं 5 महीना इसको कंप्लीट करने में लगा है, तो 5/12, तो ध्यान से देखिएगा 5/12। अब जितना भी होता है इसको कैलकुलेट करेंगे, समझ गए? इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा
वो तुम्हारा डेबिट किया जाएगा वॉइस अकाउंट में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20,833 रुपया आएगा अप्रोक्स। समझ गए ना? तो इतने अमाउंट को डेबिट किया जाएगा वॉइस अकाउंट में। समझ गए? लेकिन अगर कार्गो के लिए किया जाता, कार्गो के लिए अगर 50,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया गया तो पूरे का पूरे 50,000 रुपया को डेबिट कर देते हम वॉइस अकाउंट में ले जाके। पूरे का पूरे 50,000 को वॉइस अकाउंट में डेबिट करते। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं छठा। छठा क्या? तो देखिए एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन। तो देखिए एड्रेस कमीशन क्या होता है? तो देखिएगा, इट इज पेड टू द एजेंट। इट इज पेड टू द एजेंट हु, चाहे हु छोड़िए, हाँ बस इतना ही रहने दीजिए। इट इज पेड टू द एजेंट। अब बाबू एजेंट कौन होता है? तो देखिए, अब मान लीजिए जो जहाज के लिए किराया लेकर के आता है, सपोज करो कुछ जो जहाज के लिए फ्राइट खोजता है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स शिपिंग कंपनी। अब एक्स शिपिंग कंपनी के लिए अब यहां पे है पी कंपनी। और पी कंपनी का काम क्या है बाबू? ध्यान दीजिएगा, पी कंपनी का काम क्या है कि हमारे शिपिंग कंपनी के लिए ये भाड़ा का व्यवस्था करता है, भाड़ा खोज खोज के लाता है। तो भाड़ा खोज खोज के लाता है तो इसको क्या मिलेगा? इसको एक कमीशन मिलेगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एड्रेस वर्ड लिखा है ना, तो पी कंपनी जो है मेरे कंपनी का एड्रेस बताता है लोगों को। लोगों मतलब बिजनेसमैन या जो भी कार्गो का सप्लाई करना चाहता है। तो अब ये सब हो गया कस्टमर। ये सारे कस्टमर को मेरे कंपनी के बारे में कौन बताता है? पी कंपनी। तो पी क्या हो गया? एक एजेंट हो गया। पी का काम है कि मेरे कंपनी को किराया ला करके देता है। तो किराया ला करके देता है तो इसको हम कौन सा कमीशन देंगे बाबू? इसको हम पे करेंगे एड्रेस कमीशन। उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब 7 नंबर ये है स्टेप ड्यूरिंग चार्ज। स्टेप ड्यूरिंग चार्ज, अब ये क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये होता है जहाज के ऊपर जो क्रेन सब लगा रहता है, बड़ा बड़ा जो क्रेन वगैरह रहता है, क्रेन। क्रेन का काम क्या है? लोडिंग और अनलोडिंग करना। तो देखिएगा, जहाज का जो लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज, जो जहाज का लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप ड्यूरिंग चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं बाबू लाइट हाउस चार्ज। लाइट हाउस चार्ज, अब ये क्या होता है? तो देखिए, जैसे ये सिग्नल, एक प्रकार से कहा जाए तो सिग्नल कॉस्ट, जो जहाज को नेविगेशन दिखाता। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम नेविगेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। नेविगेशन कॉस्ट का मतलब क्या? जो जहाज को दिशा दिखाता है। अब बताइए, ये समुंदर है, अब इस समुंदर में कहां जाना है नहीं जाना है ये जहाज को कैसे पता होगा? तो ये कहीं कहीं पे क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं पे ये चट्टान जैसा जगह रहता है, चट्टान जैसा समुद्र के बीच में, और यहाँ पे एक लगा होता है टावर जैसा। ये टावर जैसा लगा होता है, इस टावर पे एक बड़ा सा बल्ब जैसा लगा होता है, ये लाइट लगा होता है, और ये लाइट बताता है, जहाज को नेविगेट करता है कि हाँ रूट क्लियर है नहीं है, आपको कहां से जाना है नहीं जाना है। क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होता है
कि हमको पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ जाना है नहीं जाना। तो ये लाइट का काम क्या करता है, और जहाज को नेविगेट करते रहता है, दिशा देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट हाउस चार्ज। फिर आगे देखेंगे बाबू सैलरी एंड वेजेज। सैलरीज एंड वेजेज। अब ये जहाज पे जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं, काम करते हैं, क्रू मेंबर्स जो भी जहाज पे होते हैं, उनको जो पे किया जाता है तनख्वाह और मजदूरी, उसी को हम लोग कहते हैं सैलरी एंड वेजेज। फिर आगे देखते हैं मैनेजर कमीशन। अब देखते हैं बाबू मैनेजर कमीशन। तो देखिएगा मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर को कुछ कमीशन दिया जाता है, तो ये कैसे निकाला जाता है, तो देखिए मैनेजर कमीशन में आपको दो बातें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो पता चलेगा। एक तो लिखा रहता है चार्जिंग बिफोर, एक मिनट, एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक क्वेश्चन में लगा रहेगा कि मैनेजर को कमीशन दो लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, बिफोर चार्जिंग सच चार्जिंग। ध्यान देना है बिफोर और आफ्टर, इस वर्ड पे क्वेश्चन में जैसे मैनेजर का कमीशन है तो ये दोनों वर्ड सबसे पहले ढूंढना कौन सा दिया हुआ। तो अगर आपको कमीशन निकालना है मैनेजर का कितना कमीशन बनेगा, तो बिफोर चार्जिंग में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन बट्टा 100। ये फॉर्मूला लगाना है इस केस में, और इस केस में निकालना है कमीशन आफ्टर चार्जिंग में, तो इसमें निकालना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन बट्टा, इंटू रेट ऑफ कमीशन बट्टा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये जो रेट ऑफ कमीशन ऊपर है ना, उसको 100 में प्लस भी करना है। हाँ समझ गए ना। तो ये होता है मैनेजर कमीशन निकालने का। मैनेजर कमीशन निकालते टाइम पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह की बातें हो सकती हैं, तो ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद देखते हैं बाबू फ्राइट इंश्योरेंस। तो ये हम आपको समझा दिए। फ्राइट इंश्योरेंस किसका होता है, तो ध्यान से देखिएगा कार्गो का होता है। समझ गए ना, जहाज को लाने ले जाने में जो कार्गो, जहाज जो आता जाता है उसके ऊपर जो कार्गो लगा रहता है, तो कार्गो के लिए जो हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उसी को बोलते हैं फ्राइट इंश्योरेंस। फिर हम लोग देखते हैं प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है, तीसरा, सॉरी 12वां देखिएगा प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है, तो देखिए ये एडिशनल चार्ज, ये एडिशनल चार्ज चार्ज्ड ऑन फ्राइट, चार्ज्ड ऑन फ्राइट, इसको हम लोग सर चार्ज के नाम से भी जानते हैं, सर चार्ज। देखिए ये कैसे निकलता है,
तो फ्राइट जो होता है, फ्राइट, अब यहां पे देखते हैं 13 नंबर, फ्रेट। अब बेटे ये फ्रेट दो तरह के होंगे, एक तो होंगे आउटवर्ड फ्रेट और एक होगा इनवर्ड फ्रेट। तो देखिएगा आउटवर्ड फ्रेट और इनवर्ड फ्रेट दो तरह के फ्रेट होते हैं। फ्रेट का मतलब क्या होता है कि शिपिंग कंपनी जो कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है तो उसके बदला जो वसूलता है शिपिंग कंपनी, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेट। समझ गए? एक जगह से दूसरे जगह अगर माल को लेकर जाए तो शिपिंग कंपनी जो पैसा वसूलता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेट। अब ध्यान से देखना बाबू, फ्रेट ये तो हो गया। अब फ्रेट के ऊपर क्या लगता है? प्राइमेज। प्राइमेज में क्या बताएं? एडिशनल चार्ज चार्ज्ड ऑन फ्रेट। अब देखिएगा एडिशनल चार्ज कैसे हैं, तो ये एक सरचार्ज के जैसे काम करता है। क्योंकि देखो अभी जो हम किराया लेते हैं, हमारा शिपिंग कंपनी लेता है किराया, तो एक सेफ्टी के लिए हम एडिशनल चार्ज करते हैं। माल की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? एक एडिशनल चार्ज लेते हैं, वो किराया के ऊपर लेते हैं। जितना किराया रहेगा तो हो सकता है उसका परसेंटेज दिया रहेगा कि 10% आपको फ्रेट मतलब प्राइमेज काटना है, 15% प्राइमेज लेना है, ऐसे दिया रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार से क्या है कि सेफ्टी कॉस्ट है। मतलब सामान को जो हम लेके जाते हैं, कहीं से लेके आते हैं, तो उसका जो सेफ्टी कॉस्ट होता है तो वही यहाँ पे होता है प्राइमेज। यानी ये फ्राइट के अलावा आपको लगता है, और लेकिन ये फ्राइट पे ही लगता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आउटवर्ड फ्रेट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड फ्रेट का मतलब क्या है कि मान लो कि जहाज चेन्नई से बैंकॉक के लिए गया, चेन्नई से बैंकॉक गया, तो ये मेरे यहां से क्या हो रहा है? मेरे यहां से जहाज आउट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। तो इस पे जो जहाज जो मेरे यहां से जा रहा है, तो बदले में जो हमें फ्रेट कलेक्ट होगा, तो ये आउटवर्ड फ्रेट है। अब क्या है? बैंकॉक से जहाज जो रिटर्न होगा, तो ये क्या हो रहा है मेरे लिए? हम अगर चेन्नई में है तो इन वार्ड हो रहा है। मतलब बैंकॉक से जहाज अगर अपने पास आ रहा है तो इनवार्ड हो रहा है, जहाज इन हो रहा है, तो इनवर्ड फ्रेट। तो देखिए हम फ्रेट दो तरह का वसूलते हैं। एक तो होता है कि जहाज जो हमारा किसी डेस्टिनेशन पे सामान लेके जाता है, वहां का जो हम फ्रेट लेते हैं, वहां उसके लिए जो फ्रेट लेते हैं तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्रेट। और फिर उस डेस्टिनेशन से जो हमारे पास जहाज आता है, उसके लिए जो फ्रेट कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनवर्ड फ्रेट। क्योंकि जहाज अगर बैंकॉक गया तो बैंकॉक से तो खाली नहीं आएगा, जहाज में तो बहुत बड़ा लॉस लग जाएगा। तो फिर बैंकॉक से जहाज आएगा चेन्नई के लिए किराया लेके, तो उसको बोलेंगे इनवर्ड फ्रेट। अब देखेंगे बाबू इस फ्रेट पे क्या होता है? प्रीमेज लगता है। प्रीमेज का परसेंटेज दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? प्लस आउटवर्ड प्राइमेज जितना रहेगा वो यहां पे लिख करके तब हम क्या बनाएंगे? आउटवर्ड फ्रेट। इनवर्ड प्रीमेज जितना रहेगा, तो इनवर्ड प्राइमेज को इनवर्ड फ्रेट में जोड़ करके हम टोटल करेंगे। हाँ, तो ये था तुम्हारा फ्रेट का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो फ्रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, तो फ्रेट क्या है? फ्रेट क्या है बताइए? तो ये फ्रेट जो होता है अपने लिए बाबू, ये प्रीमेज क्या है? ये सब कलेक्ट हो रहा है कि नहीं? ये सब अपने कंपनी को क्या हो रहा है? अपने शिपिंग कंपनी को, सपोज करो अपना जो शिपिंग कंपनी है, तो अपना जो शिपिंग कंपनी है, तो उसको ये सब क्या हो रहा है बाबू? आ रहा है कि नहीं? तो 11 तक जितना भी चीज था वो शिपिंग कंपनी पे कर रहा था। 12-13 से जो भी पॉइंट से क्या कर रहा है? शिपिंग कंपनी रिसीव कर रहा है। तो फिर यहां से एक हेडिंग बना देंगे, ये शिपिंग कंपनी के लिए क्या हो गया? तो आइटम्स टू बी
क्रेडिटेड, आइटम टू बी क्रेडिटेड, और ये शिपिंग कंपनी का इनकम हो गया। कोई दिक्कत? एक और इनकम देख लेते हैं शिपिंग कंपनी का। वैसे देखिए इनकम और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक और इनकम देख लेते हैं शिपिंग कंपनी का हम, जो कॉमन इनकम है। देखिए पैसेज मनी 12 हो गया था शायद 13, पैसेज मनी। तो देखो इट इज एन इनकम फॉर द shipping company which is collected by the passenger या ट्रैवलर। तो देखिए बाबू ये क्या होता है, पैसेज मनी क्या होता है, ये भी जहाज के लिए इनकम ही होता है और इसको भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा वॉयज अकाउंट में। हाँ, तो ये पैसेज मनी क्या है कि जहाज पे सामान लेके जाएगा, सामान के साथ साथ पैसेंजर भी जाएगा जहाज पे, पैसेंजर भी यात्रा करेगा, घूमेगा तो पैसेंजर से जो किराया कलेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसेज मनी। ये भी जहाज के लिए इनकम। ठीक है बेटे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट समझेंगे बढ़िया से कि क्या होता है। समझ गए? फिलहाल के लिए यहीं तक। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।